हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी 1.2 डिस्कस की थी। आज हम एनसीईआरटी 1.3 देखते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसे स्टार्ट करेंगे। रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो क्यू की वैल्यू रहती है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने क्यू की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में जीरो बन गया तो ये टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगी, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मैं लेता हूँ टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसके डिनोमिनेटर वन लिख सकता हूँ मैं। ये क्या बन रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन रही है, तो टू हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। और ले लो जैसे कि 1.3, इसका डेसिमल हटाओ, यहाँ पर नीचे आ गया 10। अब ये भी हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन रही है, तो 1.3 भी क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। और ले लो जीरो। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में वन लिख दो, ये भी हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन रही है, तो ये भी क्या, जीरो भी हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखते हैं P और Q क्या होते हैं। यहां पर P और Q क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो P और Q होते हैं ये हमारे को प्राइम इंटीजर होते हैं। को प्राइम इंटीजर, ठीक है। अब ये को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, को प्राइम इंटीजर पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पेयर में होते हैं, और ये होते क्या है, जिनका HCF, ऐसा पेयर जिसका HCF या फिर कॉमन फैक्टर, बात एक ही है, जिसका HCF या कॉमन फैक्टर 1 आ जाए। ठीक है, जिसका HCF या कॉमन फैक्टर 1 आ जाए उनको बोलते हैं हम को प्राइम इंटीजर। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक पेयर लेता हूं, जैसे मैंने लिया 13 और 10 का पेयर लिया। ठीक है, ये एक पेयर है। देखो इनका आप HCF निकालो, दोनों का HCF क्या आने वाला है, या कॉमन फैक्टर 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये पेयर क्या कहलाएंगे, हमारे को प्राइम इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, और ले लो जैसे 2 और 13। ठीक है, 13 छोड़ो, 2 और 9, ये पेयर भी देखो, इनका पेयर का HCF निकालो, इसका HCF या कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तो ये पेयर भी हमारा क्या कहलाएगा, को प्राइम इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं ऐसा पेयर जो एक साथ 1 से डिवाइड हो। ठीक है, और इजी वे में हम देखते हैं ऐसा पेयर जो एक साथ 1 से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे इसी पेयर को ले लो, ये दोनों नंबर एक साथ ओनली 1 से डिवाइड होंगे, एक साथ, ध्यान रखना, ये दोनों नंबर एक साथ ओनली 1 से डिवाइड होंगे, इसलिए पेयर कहलाएगा हमारा को प्राइम इंटीजर। ठीक है, और ले लो जैसे 2 और 6 और 7, ये पेयर भी एक साथ 1 से डिवाइड होगा, या फिर मैं कह सकता हूं इनका HCF या कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो ये पेयर क्या कहलाएगा, हमारा को प्राइम इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे बच्चों आप रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और यहां पर P और Q की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जिनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इनको हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, मैं नंबर सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वहां से हम इनको ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे, लेकिन अब फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं इरेशनल नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर आप ऐसी वैल्यू डालो जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता, तो उस नंबर को बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। बस इतना ध्यान रखना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता, ये क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे नंबर हैं। ठीक है, इनका किसी का भी स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता, तो ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं ये हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है,
अब जैसे मैं लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 100, क्या स्टूडेंट्स ये एक रेशनल नंबर है? ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 10 है और इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन मैं अगर बोल देता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 1000, इसका स्क्वायर रूट बच्चों कंप्लीट नहीं निकलता, इसलिए क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। बस इतना ही समझ लो आप, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसके कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख दिए, इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका रीज़न ये है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, ये नॉन टर्मिनेट, इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम NCERT 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना होगा √3, √5, ये नंबर हमें, इस टाइप के नंबर हमें इरेशनल नंबर प्रूव करने होते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। NCERT 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो। √5 को हम इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे इसका उल्टा मान के चलते हैं। हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे, इसे हम रेशनल मान के चलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, हमें हमेशा रेशनल नंबर मान के चलना होता है जब इस टाइप के प्रूव हम करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज रेशनल नंबर मानना है, रेशनल नंबर। √5 को मैंने रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, P/Q की फॉर्म में। और मैंने आपको बताया था यहां पर जो Q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या रहती थी, 0 रहती थी, ठीक है। वो 0 के इक्वल नहीं रहती थी। और यहां पर लिख देना हेयर P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर, ठीक है, ये लिख जरूर देना। और मैंने बताया था कोप्राइम इंटीजर क्या होते हैं, जिनका HCF या कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। अब देखो, अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो अगले स्टेप में हमें स्टूडेंट्स जो P की वैल्यू होती है वो निकालनी होती है। अब कोई भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो यहां से जो P की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √5 मल्टीप्लाई Q। तो मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई Q, ठीक है। और इस स्टेप के बाद क्या करना होता है हमें, ठीक है। इस स्टेप के बाद स्टूडेंट्स हमें बोथ साइड स्क्वायर करना होता है, ठीक है। इस स्टेप के बाद हमें बोथ साइड स्क्वायर करना होता है। तो स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर करना। यहां से आ गया P का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर मैं करूंगा तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5 आएगा और Q का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है बच्चों में, Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां से जब मैं Q स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहां से Q स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई हमारी P²/5, ठीक है। और बच्चों जो Q स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई ना, इसको हमेशा हमें इक्वेशन 1 मानना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन क्या कह रही है, देखो Q स्क्वायर की इक्वल टू वैल्यू क्या है, P²/5, ठीक है। इसका मतलब है बच्चों जो P स्क्वायर है ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और हमारा आंसर निकल के आ रहा है Q स्क्वायर, ठीक है। तो इस बेस पे मैं लिख सकता हूं हेयर P स्क्वायर इज, थोड़ा ऐसे मिटा देता हूं, यहां पर लिखता हूं हेयर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब बच्चों P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ध्यान रखना जो ये नंबर P है ये भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 9 है ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है।
तो इसी प्रकार अगर p का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर p है, ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो मैं लिख सकता हूं सो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से, p है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो p है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इस p को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट c। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं 12 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 को लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 6, ये 6 टाइम जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब p नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट c। मान लीजिए c टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 5c। ठीक है, अब देखो जो ये p इज इक्वल टू 5c वैल्यू होती है, ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेना, जो p इज इक्वल टू 5c वैल्यू आएगी इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट p इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखना, यहां से q स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी हमारी वो आएगी, यहां पर पुट करो 5c, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, c का स्क्वायर आ गया यहां से, और अपॉन में क्या है 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहां से जो q स्क्वायर की वैल्यू आई 5c स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद हमें क्या करना होता है, c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो c स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी q स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन हो इस स्टेप के बाद हमेशा हमको c स्क्वायर की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है कि q स्क्वायर है जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और क्या निकल के आ रहा है, c स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसके बेस पे हेयर q स्क्वायर इज कंप्लीटली हेयर q स्क्वायर इज कंप्लीटली डिवाइड, या फिर ऐसे लिख दो हेयर q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो लिख दो हेयर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर जो q है तो लिख दो सो जो नंबर q है इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, इतना लिख दो। अब सुनो बच्चों, यहां से देखो यहां से जो p है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और यहां से ये नंबर जो q है ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर जो p और q हैं दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों, जब ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है। तो लिख देता हूं मैं, लिख दो हेयर p एंड q आर बोथ डिविजिबल बाई 5। ठीक है बच्चों, यहां पर p और q दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, इतना उतार लो आप। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए इसे। बट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, जो स्टेप मैंने किए, ठीक है, ये हर क्वेश्चन में सेम स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा पेस कम है, मैं इसे रब कर देता हूं। सुनो, मेरी पहली बात सुनो, देखो यहां पर p एंड q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, शुरू में क्या कंडीशन थी, शुरू में कंडीशन थी कि भाई p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। ठीक है, जब p एंड q को प्राइम इंटीजर हैं तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है,
बट यहां पर देखो 5 इनका दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। बस इतना ही काफी इस सवाल को प्रूव करने के लिए। देखो शुरू में हमने रेशनल नंबर लेके चले थे, तो रेशनल नंबर की कंडीशन होती है पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर। बट यहां पर देखो क्या निकल के आ रहे हैं, पी एंड क्यू नॉट को प्राइम इंटीजर। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब P इस बेस पे कह सकता हूं ना मैं इस बेस पे कि P एंड Q को प्राइम इंटीजर नहीं है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। जब P एंड Q को प्राइम इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ जो हमने मान रखा था ना इरेशनल नंबर, ये गलत है, ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी बात को मैं आगे लिखने वाला हूं। स्टूडेंट्स मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब सुनो बच्चों, इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि P एंड Q को प्राइम इंटीजर नहीं है, तो लिख दो सो P एंड Q आर नॉट को प्राइम इंटीजर। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। जब बच्चों एक को प्राइम इंटीजर नहीं है तो जो हम शुरू में मान के चले थे ना कि रेशनल नंबर, वो भी हमारी जो मतलब शुरू में मान के चले थे ना रेशनल नंबर प्रूव करो, तो मैंने इसे रेशनल नंबर प्रूव करो, तो मैंने इसे रेशनल नंबर मान लिया था। तो उस कंडीशन में पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर थे, बट यहां पर को प्राइम इंटीजर ही नहीं निकल कर आ रहे हैं। तो इसी बेस पे हम कह सकते हैं जो हमारी अजम्पशन थी, जो मान के चले थे हम, वो गलत है। तो मैं लिख देता हूं अजम्पशन मीन होता है जो हम मान के चलते हैं। सो ओवर assumption is wrong। Therefore जब हमारी assumption wrong है, ठीक है, ये assumption हमारी wrong है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इरेशनल नंबर नहीं हुआ। तो ये क्या रहा हमारा, इरेशनल नंबर रहा। लिख दो therefore √5 is रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, लिख लो इसे। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्राई करने के लिए दे देता हूं √2 और √3। ध्यान रखना, जैसे हमें √2 हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, जहां पर √5 है वहां पर रख दो √2, और जहां पर 2 है वहां पर रख दो जहां पर 5 है वहां पर रख दो ओनली 2। ठीक है, बस इतना स्टेप करना है, और यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 2। सेम स्टेप फॉलो होंगे इसमें। ठीक है, बस ध्यान रखना, जहां पर √5 है वहां पर √2, और जहां पर 5 है वहां पर 2। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स आई थिंक इस क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, पत्रे वीडियो तो बनिए।